Hello guys, what's up? This is the lecture for soil mechanics and this is very useful for the various engineering exam related to civil engineering. It may be UPSC and the state level examination. Now the first question is that which of the following method is more suitable for the determination of the permeability of the clay soil? तो permeability determination के लिए दो methods होते हैं. One method होता है constant head permeability test. First method is constant head permeability test and second method is falling head test. Second method is falling head test. देन अब इन दोनों जो टेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये वाला टेस्ट किस लिए यूज करना है, ये वाला टेस्ट किस लिए यूज करना है. तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला टेस्ट, क्योंकि इसमें पूछा क्ले सोइल में जो फैलिंग हेड टेस्ट है वो क्ले सोइल के लिए यूज होता है. बिकॉज जो क्ले सोइल होती है उसमें जो परमिएबिलिटी होती है वो लेस होती है. परमिएबिलिटी जो होती है वो लेस होती है एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल. कोर्स ग्रेन सॉइल तो इसमें हम यूज करते हैं, हम एक स्टैंड पाइप लेते हैं. स्टैंड पाइप जुड़ा हुआ होता है, उसमें यहाँ पे सोइल का स्पेसिमेन होता है और ये जुड़ा हुआ होता है जिसमें वाटर का हमें ड्रेन करना है, वाटर निकालना है बाहर, और यहाँ से वाटर की एंट्री की जाती है. ये स्टैंड पाइप होता है और इसमें वाटर का हेड का लॉस होता है, क्योंकि हमने एक बार वाटर को एंटर करा दिया उसके बाद वाटर का लॉस होता है इस वाले पॉइंट पे. और फिर जैसे कि H1 हाइट के लिए इतना लॉस है और ये H2 हाइट के लिए इतना लॉस है. तो हम इसको बोलते हैं कि फैलिंग और फॉलिंग हेड टेस्ट है. तो जैसे कि हम अब ये ऑप्शन दिए हैं कांस्टेंट हेड मेथड, फॉलिंग हेड मेथड, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव. सो इन द क्ले सॉइल इट इज क्ले सॉइल. तो क्ले सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल होती है, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लो परमेबिलिटी होती है, उसके लिए हम फॉलिंग हेड टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि उसमें कांस्टेंट हेड बनाना डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि उसमें परमेबिलिटी बहुत कम होती है. जो हमें हेड चाहेंगे वो हेड हमें मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉलिंग हेड मेथड. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट which of the following method is best suited for determination of permeability of the coarse grained soils. देखो मैंने बताया था कि दो तरह की सॉइल्स में हम परमेबिलिटी निकालते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं परमेबिलिटी निकालने के. फाइन ग्रेन के लिए अलग होता है, फाइन ग्रेन जो सॉइल होती है उसके लिए अलग मेथड होता है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसके लिए अलग मेथड होता है. तो यदि हम बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक अ सैंडी सॉइल, सैंड की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट हेड मेथड. कांस्टेंट हेड मेथड भी ऐसा होता है कि उसमें जो डिस्चार्ज हमें मिलेगा ऐसे बनाते हैं. इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको यहाँ पे वाटर एंटर कर जाता है, क्योंकि पता है कि सैंडी सॉइल में इमीडिएट सेटलमेंट होता है, तो जो भी उसके अंदर वाटर होगा वो इमीडिएट एक्सपेल आउट हो जाता है इस बकेट के अंदर. जैसे हम इसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट, क्योंकि जितना हम वाटर इसके अंदर एंटर कराएंगे वो हमें बाहर मिलता रहेगा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी सॉइल के इफेक्ट के बाद. तो इसके लिए हम कांस्टेंट हेड यूज करते हैं क्योंकि इसमें परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर को बढ़ा दिया है. द विस्कोसिटी होती है, ऐसे नोट करते हैं, यूनिट वेट गामा ऑफ परकुलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस बाय 60% एंड 90% रेस्पेक्टिवली. तो म्यू को हमने रिड्यूस कर दिया 60%, तो 0.60 म्यू होगी वैल्यू, और इसको हमने रिड्यूस कर दिया यूनिट वेट को गामा
कोई भी फ्लूइड हो सकता है वो, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। वैसे बेसिकली वाटर की बात करते हैं तो म्यू जो गामा डब्ल्यू है वो वाटर के लिए है, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया 90% रिड्यूस। दैट मीन्स इट्स इक्वल्स टू 0.90 गामा। सो एक रिलेशनशिप होती है जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है उसको डिनोट करते हैं के से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गामा अपॉन म्यू के। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के इक्वल्स टू सी, कोई कोफिशिएंट होगा इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए, गामा इंटू म्यू, गामा डब्ल्यू म्यू होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में हमने परमेबिलिटी देखी थी तो वो केवल मान लेते हैं उसे, स्टार्टिंग की परमेबिलिटी इनिशियल टाइम पे, तो सी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू म्यू। नाउ द परमेबिलिटी इज K2 एंड इट्स में C, और इसका जो इसके जो यूनिट वेट है वो रिड्यूस हो गया 0.90 गामा डब्ल्यू अपॉन जो डायनामिक या विस्कोसिटी दे रखी है। बेसिकली जो विस्कोसिटी दे रखता है इसमें वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखता है, तो काइनेमेटिक को ऐसे नोट करते हैं, और ये हो गया 0.60 म्यू। तो यदि हम K1 अपॉन K2 करेंगे ना, K1 अपॉन K2 करेंगे तो इसमें जो K1 की वैल्यू, K1 अपॉन K2 का रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो K1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66 K2। तो जो K2 होगा, जो न्यू परमेबिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, वो हो जाएगी 1.5 K1। तो दैट मीन्स की परमेबिलिटी स्टार्टिंग में 100% थी, तो अब जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 50%। 50% परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीजेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड, ऑप्शन ए है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिनोट करते हैं के से। तो बाय द IS 2720 के अकॉर्डिंग इसका जो पार्ट 17 है, पार्ट 17, उसके अकॉर्डिंग परमेबिलिटी ऑफ द सोइल को हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि 27 डिग्री इक्वल्स टू विस्कोसिटी एट टेम्परेचर T इंटू KT, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एट टेम्परेचर T अपॉन द डायनामिक विस्कोसिटी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट्स मीन्स कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब या हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि अब हमें याद नहीं करना कि IS कौन सा IS से हुआ है। तो ये देखिए कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यदि विस्कोसिटी कम हो जाएगी इस लिक्विड केस में, इन केस ऑफ लिक्विड, रिमेंबर इट, लिक्विड के केस में यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यदि विस्कोसिटी कम हुई तो परमेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वाटर इजिली परमिएबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी The average coefficient of permeability of natural deposit parallel to stratification is always greater than that of perpendicular to stratification. Option B, parallel to stratification is always less than that perpendicular to stratification is always same in both direction. Parallel to stratification may or may not be greater than that of perpendicular to stratification. तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो कि ये 3 लेयर है सोइल की, 3 लेयर है सोइल की, इस K1, K2 और K3। यदि वाटर ऐसे एंटर कर रहा है
मतलब पैरेलल टू स्ट्रैटिफिकेशन कर रहा है, एंटर कर रहा है सोइल के अंदर। दैट्स मीन कि इसके अंदर जो हेड लॉस होगा, वो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, तीनों पार्ट में सेम होगा। और जो डिस्चार्ज होगा, ऐसे जैसे क्यू डिस्चार्ज आया, तो डिस्चार्ज इसमें बढ़ जाएगा Q1, Q2 और Q3। तो इससे रिलेशन निकल के आता है कि यदि हम Q इक्वल टू के आई, हमें पता है डार्सी इक्वेशन होती है Q इक्वल टू के आई ए। तो यदि हम इससे के कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने से निकल के आता है K1, और यदि इसकी जो डेप्थ है, इसको मैंने मान लिया H1, इसको S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया, तो K1 इंटू H1 प्लस K2 इंटू S2 प्लस K3 इंटू S3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है। अब यदि हम बात करें परपेंडिकुलर टू स्ट्रैटिफिकेशन, तो परपेंडिकुलर स्ट्रैटिफिकेशन देख लीजिए। यदि इसमें 3 बेडिंग प्लेन बनाए मैंने, इसकी हाइट मैंने H1 मान ली, इसकी हाइट मैंने S2 मान ली, इसकी हाइट मैंने S3 मान ली, और ये माना मैंने K1, K2 एंड K3। और यदि वाटर ऐसे एंटर कर रहा है, Q डिस्चार्ज मिल रहा है इसको, तो इसमें जो हेड लॉस होंगे वो सब में डिफरेंट होंगे। HL2 होगा, इसमें HL3 होगा, और जो डिस्चार्ज होगा वो सब में सेम होगा। दैट्स मीन कि यदि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालें तो उसमें निकलेगी H1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन H1 बाई K1 प्लस S2 बाई K2 प्लस S3 बाई K3। ठीक है। तो ये इसको मानते हैं K वर्टिकल, और जो पहले निकाली थी वो थी K हॉरिजॉन्टल। तो जो K हॉरिजॉन्टल होता है वो हमेशा K वर्टिकल से ज्यादा होता है। यदि आप इसमें कुछ अपना दिमाग लगा के करेंगे कि H1 S2 S3 करेंगे, तो इनको बराबर कर दें और परमेबिलिटी K1 K2 K3 निकाल रहने दें, तो यदि उस वैल्यू में हम H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू H कर दें, तो हम इसमें देखेंगे जो कोएफिशिएंट वर्टिकल में निकालेंगे परमेबिलिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल की बड़ी आएगी वर्टिकल से। दैट्स मीन्स कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो पैरेलल टू स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर टू स्ट्रैटिफिकेशन, के वर्टिकल हमेशा, ऑलवेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the question number 6, the total discharge from a two wells situated near to each others। तो यदि 2 वेल लिया मैंने, एक वेल ये है और एक दूसरी वेल मैंने ये मान ली, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से डिस्चार्ज एंटर कर रहा है, डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, इसमें यहाँ से डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है। इसका मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ये वेल है। और यदि वो कह रहा है कि टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम अ 2 वेल्स सिचुएटेड नियर ईच अदर, तो देखो जब 2 वेल्स में वाटर बाहर निकलता है तो इसमें बेसिकली 2 लॉसेस होते हैं। यदि इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, वाटर इसके अंदर से अंदर जाएगा तो इसका ड्रॉ डाउन ऐसे बनेगा, ऐसे, और इसका ड्रॉ डाउन ऐसे बनेगा। ठीक है। तो जब डिस्चार्ज बाहर निकलेगा तो इसमें 2 लॉसेस होते हैं, तो इसमें 2 लॉसेस होते हैं, एक ये लॉसेस होता है और यहाँ पे दूसरा लॉसेस होता है। तो ये ऐसे देखा जाता है C1Q प्लस C2Q स्क्वायर। तो ऐसे इसमें होगा, लॉसेस होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो C1Q है वो लैमिना फ्लो की वजह से होता है कि लैमिना जो सीपेज हुआ है उसकी वजह से वेल में कितना लॉस हुआ है। और C2Q स्क्वायर जो लॉस होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन लॉस। जो C1Q है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन लॉस।
फॉर्मेशन लॉसेस। और जो C2Q² है वो होता है टर्बुलेंट सीपेज की वजह से, जो इफेक्ट करता है पास में जो होता है, वेल के पास में जब वाटर आता है तो टर्बुलेंसी होती है उसके अंदर, तो टर्बुलेंसी के कारण होता है टर्बुलेंट सीपेज, टर्बुलेंट सीपेज। तो अब आप देखिए कि यदि दो वेल नियरली सिचुएटेड है, नियरली सिचुएटेड है मतलब बहुत ही पास पास है, तो यदि इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें दो लॉसेस होंगे, फॉर्मेशन लॉस एंड द टर्बुलेंट लॉस, और दूसरे में भी फॉर्मेशन लॉस एंड टर्बुलेंट लॉस होंगे। तभी यदि पास पास है तो जो लॉस होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज मिलेगा वो तो और कम मिलेगा। तो जो सम ऑफ डिस्चार्ज हम Q1 इंटू Q2 निकालेंगे ना, Q1 प्लस Q2 निकालेंगे, वो लेस देन होगा उसका इंडिविजुअल Q1 और Q2 से, क्योंकि उसके अंदर जो लॉसेस हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, फॉर्मेशन लॉसेस, बेसिकली जो टर्बुलेंट लॉस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कह रहा है कि लेस देन द सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल वेल्स। तो ये जो कारण है इंडिविजुअल वेल का जो डिस्चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा सम ऑफ द डिस्चार्ज के कंपैरिजन में, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now the question number 7, the flow net for earthen dam with 30 मीटर डेप्थ, h दे रखा है 30 मीटर, 30 मीटर, एंड कंसिडर 25 पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप को डिनोट करते हैं ND से 25, एंड फ्लो चैनल NF इक्वल्स टू दे रखा है 5, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के दे रखा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है। आप यूनिट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यूनिट किस के, तो के दे रखा है, के दे रखा है 0.03 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो द डिस्चार्ज परमेबिलिटी लेंथ क्यू होता है, क्यू को डिनोट करते हैं KH NF बाय ND से। तो के क्या दे रखा है 0.03 इंटू 10 की पावर -3, मैंने मीटर में चेंज कर लिया इसको। एच दे रखा है 30 मीटर, NF दे रखा है 5/25। तो इसको यदि हम 5 से इसको काट दो, 5 इसको 5 6 तो आएगा 0.00018 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको एनालाइज कीजिए, फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू KH NF अपॉन ND। NF अपॉन ND को हम शेप फैक्टर बोलते हैं, रिमेंबर इट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि NF बाय ND क्या होता है, किस पे अफेक्ट करता है या किसका फंक्शन होता है। NF बाय ND को हम बोलते हैं शेप फैक्टर, शेप फैक्टर। तो आपको देख के लगा होगा फ्लो नेट जो होता है इसमें दो लाइन होती है, टू पोटेंशियल लाइन होती है और स्ट्रीम फ्लो लाइन होती है, स्ट्रीम फ्लो लाइन होती है। जैसे ये तो स्ट्रीम फ्लो लाइन हुई ये वाली, और ये जो है ये है पोटेंशियल लाइन, पोटेंशियल लाइन से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इन सबको मिला के बनता है फ्लो नेट। तो उसकी जो डिस्चार्ज निकलता है उस फ्लो नेट में पर यूनिट लेंथ पे रिमेंबर इट, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है KH अपॉन ND। तो उससे फॉर्मूला को लगा के आंसर निकल सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज द फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। अब आपको पता है जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, जैसे क्ले सॉइल है, उसमें टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, टाइम रेट। तो जो ड्रेनेज होता है वो टाइम रेट पर डिपेंड करता है, इमीडिएट नहीं होता है। तो इन जो चार मेथड है इसमें इलेक्ट्रोओस्मोसिस जो मेथड होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है फॉर अ ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। यदि हमें ड्रेनेज करना है फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर तो हम मेथड जो यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोओस्मोसिस मेथड करेंगे, ये नहीं करेंगे वेल पॉइंट सिस्टम, वैक्यूम मेथड, डीप वेल। ये होते हैं मेथड, पर जो बेस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल है वो है इलेक्ट्रोओस्मोसिस मेथड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now the question number 9, total number of stress component at a point within a soil mass loaded at its boundary। यदि बाउंड्री पे सोइल मास एक्ट कर रही है, लोडेड हो रही है बाउंड्री पे, तो उसमें जो स्ट्रेस कंपोनेंट बनेंगे
स्ट्रेस कंपोनेंट बनेंगे वो बनते हैं 9 बाउंड्री पे। यदि बाउंड्री है तो इस पे जो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट बनेंगे वो 9 बनेंगे। तो ऑप्शन 9 इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटेंसिटी ऑफ द वर्टिकल प्रेशर डायरेक्टली बिलो द कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 3। कंसंट्रेटेड लोड दे रखा मतलब क्यू दे रखा है, 3/2 पाई टन, टी से डोंट कर टन को, और एट ए डेप्थ ऑफ 3/2 पाई मीटर डेप्थ दे रखी है। डेप्थ मीन्स जेड दे रखी है 3/2 पाई। जब भी रिमेंबर, एक बात आप जरूर रिमेंबर रखें, जब भी वर्टिकल प्रेशर की बात करें या वर्टिकल स्ट्रेस की बात करें और डायरेक्टली बिलो पूछे, यदि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सी मेथड से करना है, तो हमेशा बोस्नियस इक्वेशन लगाएंगे। तो बाय द बोस्नियस इक्वेशन यदि बोस्नियस इक्वेशन लगाते हैं तो सिग्मा जेड निकलता है 3/2 पाई क्यू बाई जेड स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। तो ये जो 5/2 है, ये टोटल का 5/2 नहीं होता है, ये इस वाले पार्ट का 5/2 होता है। ठीक है। तो यदि उसने कहा है कि ऐसा होता है कि यदि ये क्यू लोड लग रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस पे लगेगा जेड, और इसकी जो रेडियल डिस्टेंस होती है वो आर है। अब उसने कहा है कि जो लोड एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली बिलो द कंसंट्रेटेड लोड के एक्ट कर रहा है। वर्टिकल प्रेशर में जो हमें वर्टिकल प्रेशर निकालना है वो डायरेक्टली कंसंट्रेटेड लोड के नीचे निकालना है। तो R इक्वल्स टू 0 रख दो इस वाले फॉर्म में, R इक्वल्स टू 0। और यदि हम क्यू की वैल्यू में दे रखी है 3/2 पाई और डेप्थ दे रखी है जेड दे रखी है, तो उससे जो सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 टन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो समझना है वो ये समझना है कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्टिकल प्रेशर निकालना है और कोई भी मेथड गिवन नहीं कि किस मेथड से निकालना है, तो हम बोस्नियस सेक लगाएंगे, और ये फॉर्मूला होता है बोस्नियस सेक का। ठीक है। तो इस मेथड से करेंगे और इसको रिमेंबर रखेंगे कि आर क्या होता है, जेड क्या होता है। अब उसने कहा कि डायरेक्टली बिलो निकालना है कंसंट्रेटेड लोड के, तो आर 0 रख देंगे। यदि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर की वैल्यू इतनी है तो उसमें आर निकाल के और स्ट्रेस निकाल देंगे। इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसमें आर की वैल्यू में 0 रख ली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay guys, this is end of this video, and if you like our video, please subscribe our channel www.everexam.in and like and subscribe our channel। और ये हमारा चैनल है www.everexam.in। इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं और इस पे से आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। हम इसका 24 आवर्स के अंदर सॉल्यूशन देंगे आपकी प्रॉब्लम का। और अभी हम नई वीडियो स्टार्ट करने वाली है, वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जो एसएससी जेई है उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसको जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ईयर वाइज जो क्वेश्चन आए हैं उसके सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन देंगे हम। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।